स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं sp3 या sp2 की, सो s मीन्स आपका स्फेरिकल, ये ऑर्बिटल होता है। sp ये ऑर्बिटल्स होते हैं। p यानी s मीन्स स्फेरिकल शेप होता है। p यानी इट हैज अ डम्बेल शेप, डम्ब बेल शेप, जो जिम में डम्बल्स होते हैं वैसा शेप, ये p ऑर्बिटल है। अब इनकी एटॉमिक नंबर के हिसाब से पता लगता है कि कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अब आप देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही फिल हो सकता है, विच इज द स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, 1s1। और इसमें जो आप इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, सो देन इट बिकम्स 1s2, स्टिल रिमेन्स इन s ऑर्बिटल। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन इज 6, means 1s2 2 electrons, 2s2 4 electrons. After 2s2 comes 2p. 1 never has p orbital because the n number cannot be smaller than the L number. The principal quantum number cannot be less than the azimuthal quantum number or the orbital quantum number, or L cannot be greater than n. It can only go from 0 to n minus 1. So that means 1 does not have the p orbital, but 2 has. So it goes to 2p orbital. The remaining 2 electrons are filled in the p orbital. P has 3 orbitals. The p subshell has 3 orbitals, which is spread in the 3 axes x, y and z. X, y, z. So how do we put electrons? Here 2s, 2p. 2s has 2 electrons, 2p has 2 electrons. मैं आपको जो थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं. This is 2s, this is 2p. 2s orbital has 2 electrons, 2p has this 2 electron. Now what happens is, this second electron from 2s, it jumps to 2p z orbital. Hence there are 4 half filled electrons. There are 4 orbitals which are half filled, so that it has places for 4 electrons to combine, and that is why carbon has 4 valencies and carbon gets attached with 4 more electrons. This is s and there are 3 p orbitals. Students, in layman language generally हम इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं. It is not 1s or 3p orbitals, it is actually 4 sp3 orbitals. It gets overlapped. The orbitals are overlapped to one another. ठीक है? So these are considered 4 sp3 orbitals. ये एक s और 3 ऑर्बिटल नहीं बोलते हम. It is 4 sp3 orbitals and therefore it has a shape of tetrahedron. और जैसे आप सब यूज करते होंगे ट्राइपॉड, जो आपके ट्राइपॉड का शेप होता है वही आपके जनरली मीथेन का शेप होता है, कार्बन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स. ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप. सो व्हेन इट कंबाइंस विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, this is how sp3 hybridization is formed. All right, what happens is, the s, this is the s subshell, s orbital, and the p orbital, it gets combined, it gets head-on overlap like this, and the final shape comes like this. The final shape is something like this, and there are 4 shapes which forms a tetrahedron and hence has an angle of 109.5 degrees. ठीक है स्टूडेंट्स, तभी वो कुछ इस तरीके का शेप बनता है जैसे आपका ट्राइपॉड होता है. ठीक है, एंड दिस एंगल इज
109.5 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है। वहीं जब 4 ऑर्बिटल्स हो तो sp3, जब सिर्फ 3 में फिल होता है sp2, जब सिर्फ 2 में फिल हो रहे हैं तो sp। ठीक है, इस तरीके से इनका नाम आता है snp। नाउ sp4 क्यों नहीं? बिकॉज देयर आर ओनली 3 ऑर्बिटल्स इन p. P only has 3, which is x, y and z axis. It is spread on all the 3 axes. It has only 3 orbitals. P has only 3 orbitals. ठीक है स्टूडेंट्स, द शेप इज डम्बेल, S has the shape spherical. ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, आपका बेसिक्स क्लियर हो रहा होगा। 4 sp3 orbitals and that is why the hybridization is sp3 forming tetrahedral shape. Otherwise if we are taking 4 sides तो फिर वो कुछ और शेप हो सकता था, बट यहां पर ही टेट्राहेड्रन होता है बिकॉज ऑफ 4 sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अलग अलग उसको s और 3 p मत पढ़िए, 4 sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो। ओके, अब बात करते हैं इनकी एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर के बारे में, और वो आता क्यों है, चलिए वो जानते हैं। स्टूडेंट्स, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, आपके कंपाउंड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी प्रॉपर्टीज जितनी आप जानेंगे उतना उनको यूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोस्ट एसिडिक इज योर ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज लीस्ट एसिडिक। ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट एसिडिक इज sp hybridization, then sp2, and least acidic is sp3. Now why is it so? Because as the S character increases, the electronegativity of the molecule of the compound increases and hence increases the acidic character. जहां S character बढ़ेगा, S की क्वांटिटी बढ़ेगी या परसेंटेज बढ़ेगा, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और वो फिर ज्यादा एसिडिक बिहेवियर भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखिए sp3 4 orbitals, तो S has 25% character, P has 75% character. sp2 में S has 33% character, P has 67% character. यहां sp में ट्रिपल बॉन्ड में S has 50% share and P has 50% share. So as the percentage of S increases, the electronegativity increases and hence the compound becomes acidic, and therefore all the alkynes or acetylenes, they are easily reactable to acetylide ions. Acetylide ions बहुत आराम से बना लेते हैं। ठीक है, so that means due to the electronegativity difference they can very easily lose out the hydrogen. They can lose out the hydrogen and it gains a negative charge because there is a huge electronegativity difference between carbon and hydrogen. Students, अभी मैंने आपको समझाया sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचाने, इनको ये नाम कैसे मिले, ऑर्बिटल्स हम कैसे देखें, और उसके बाद फिर हमने बात किया एसिडिक कैरेक्टर के बारे में कि ये कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो जहां S कैरेक्टर ज़्यादा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और उस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बात बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ये एक और बेसिक पॉइंट है जो बहुत लोग गलती करते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर की बात आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अच्छे से पढ़ पाएंगे, बट यहाँ मैं आपको जनरली बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर आपका इट इज़ फ्रॉम 0 to 3, मैक्सिमम 3 तक जाता है। जनरली जब हम MOT पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, 1.5, 2, 2.5 यहाँ तक आप पढ़ पाते हैं, बट मैक्सिमम मान के चलिए 3। किसी भी दो एटम के बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बन पाते हैं दो एटम्स के बीच, कम टोटल नहीं, किसी भी दो एटम्स के बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनते हैं इट इज ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बन पाते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड है।
That means the bond order is 3, maximum is 3. स्टूडेंट्स, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी की बहुत वैल्यू है. सिंपल सी बात आप समझिए, जैसे दो लोगों में जितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी उनको तोड़ना उतना आसान हो जाएगा. दो लोगों की दोस्ती जितनी ज़्यादा दूरी हो जाएगी उन दोनों में, उतना उन लोगों का रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए उनको तोड़ना आसान हो जाएगा. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ब्रेक देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, जब दोस्ती बहुत ज़्यादा पास हो, बहुत ज़्यादा गहरी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे तोड़ना मुश्किल है. वहीं जब, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है. जब बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जब लोग और ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, वहीं ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है. फिर होता है बॉन्ड लेंथ सबसे आपका, मान लीजिए नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन कार्बन, हाइड्रोजन. ठीक है, बॉन्ड लेंथ की यहां मैं बात कर रहा हूं. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी बॉन्ड लेंथ कम, उतना उनको तोड़ने में मुश्किल ज़्यादा होगी. जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, दो लोगों में दूरियां ज़्यादा, तोड़ना आसान. दूरियां बहुत कम, तोड़ना मुश्किल. बॉन्ड लेंथ लेस, bond dissociation enthalpy increases. BDE means bond dissociation enthalpy. बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं. ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. जाहिर सी बात है, दो बेस्ट फ्रेंड्स को तोड़ने के लिए जो तीसरा या चौथा इंसान आता है उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत उसको षड्यंत्र रचने पड़ते हैं, बहुत उसको प्लॉट्स एंड बहुत सारे उसको नखरे करने पड़ते हैं, बहुत ड्रामा करना पड़ता है, तब जाके वो दोस्ती तोड़ पाती है, वरना उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है. और वहीं जो बहुत दूर की दोस्ती हो, उनको तोड़ने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आसानी से टूट जाता है. दो एटम्स के बीच जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, आप बॉन्ड लेंथ बढ़ा दीजिए, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी आपको उतनी ही कम चाहिए. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. जितनी ज़्यादा दूरी उतना तोड़ना आसान, जितनी दूरी कम, जितने पास लोग, जितना मजबूत रिश्ता, उतना उनको तोड़ना मुश्किल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप समझ सकते हैं. और ये एज अ फैक्टर आप इनऑर्गेनिक में भी यूज़ करेंगे. ठीक है, जो चीज़ न्यूक्लियस की जितनी पास होगी उसको निकालना उतना मुश्किल होगा. आप पढ़ते होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, न्यूक्लियस उसको उतनी टाइटली पकड़ के रखेगा, उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा. वहीं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, उसको निकालना उतना ही आसान हो जाएगा. ठीक है, सो जैसे जैसे आपके शेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, उतनी ही आपको कम एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो एनर्जी लगाते वक्त साइंटिस्ट या केमिस्ट ये चाहते हैं कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो ताकि इनको तोड़ने में एनर्जी कम लगे. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टाइप ऑफ कंपाउंड्स पहचाने कैसे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत गलती होती है. जैसे अलाइल हो गया, विसिनल, विनाइल, जेमिनल, ये कैसे पहचाना जाए. तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट में वही करते हैं. स्टूडेंट्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद अब बात करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचाने कैसे, जिसमें बहुत गलती होती है स्टूडेंट्स को अभी भी. सबसे पहले आपको मैं बेसिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूं. सबसे आसान तरीका है पहचानने का आपके पास, ये आपको बहुत यूज़ होता है. यहाँ से बॉन्ड बन रही है, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप. 3 कार्बन है, सेपरेटेड है, देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, CH3 CH CH3 सेंट्रल कार्बन से बॉन्ड बनता है. दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल ग्रुप. आइसोब्यूटाइल है CH3 CH CH3 CH2
2 here. This is isobutyl 4 कार्बन. आइसोप्रोपाइल में एक और ग्रुप लगा दीजिए CH2, वो आपका आइसोब्यूटाइल हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद आता है एक सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल. This is called secondary butyl. यहां पर इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा. This is the secondary carbon. 1, 2, 3, 4. This is the secondary carbon because it is connected from two sides. This is secondary butyl और कह सकते हैं sec butyl. ठीक है. जब 2 डिग्री कार्बन से लगा हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल. फिर इसके बाद हम करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल. टर्शरी मीन्स 3 डिग्री. CH3C, CH3, CH3C. When 3 degree carbon is attached to a functional group or a different group, then it is known as tertiary group. This is the 3 degree carbon. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं टर्ड ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल. 4 कार्बन्स ब्यूटाइल एंड टर्शरी 3 डिग्री. डिफरेंट नेम्स सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स. टर्शरी ब्यूटाइल के बाद आता है नियोपेंटाइल. ठीक है. पेंटाइल मीन्स 5 कार्बन. CH3 पेंटाइल हम बनाएंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले. उसके बाद 3 डिग्री में एक CH2 ग्रुप लगा देंगे. दिस बिकम्स नियोपेंटाइल. दिस इज द नियोपेंटाइल ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या समझा अभी? आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH CH3 3 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अटैचेस टू द सेकेंडरी कार्बन. फिर हमने किया सेकेंडरी ब्यूटाइल, जहां पर हमने सेकेंडरी कार्बन से बॉन्ड बनाया और वहां पर उसके साथ एक कार्बन अटैच कर दिया, विच बिकेम द सेकेंडरी ब्यूटाइल. टर्शरी ब्यूटाइल में वी कनेक्टेड द फंक्शनल ग्रुप. जो ये बॉन्ड बनाया, इमेजिन कि ये एक फंक्शनल ग्रुप से लग रहा है यहां पर. ठीक है. सो फिर जब सिर्फ डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होगा, देन इट इज टर्शरी ब्यूटाइल. टर्ड ब्यूटाइल के साथ एक CH2 ग्रुप आप लगा दें, then it becomes neopentyl group. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जाना आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल. अब मैं आपको बताता हूं कि ये आइल क्यों लगते हैं, ग्रुप नेम और कंपाउंड नेम कैसे बनते हैं. देखिए, जब आप सिर्फ CH4 लिखते हैं, then it is only known as methane because carbon has 4 valence electrons attached to 4 hydrogen. All bonds are satisfied, CH4. When we write it as CH3, that means one bond is attached to a different carbon. Then this becomes the methyl group. Then this is not methane, it becomes a group. जब आपके एक्चुअल कंपाउंड से एक बॉन्ड किसी और काम के लिए जा रहा हो, अपना इंट्रा बॉन्ड छोड़कर इंटर बॉन्ड बना रहा हो, देन इट बिकम्स अ ग्रुप. ठीक है. मीथेन के इंट्रा बॉन्ड्स चारों आपस में ही मीथेन ग्रुप, मीथेन कंपाउंड. वहीं एक बॉन्ड धोखा देकर दूसरे के पास चला गया तो फिर ये ग्रुप बन गया, मिथाइल ग्रुप बन गया. ठीक है. जैसे CH3 CH3 इथेन और C2H6 इथेन. Whenever I write C2H5 dash or connected to different thing, then it becomes ethyl group. ठीक है. या इन जनरल आप कहें तो एल्काइल ग्रुप, एल्केन एल्काइल ग्रुप बन जाता है. ठीक है. एक अराइल का भी करें. अराइल मतलब जितने भी अरोमैटिक कंपाउंड्स हैं वो अराइल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. जैसे आपका बेंजीन है, this is benzene C6H6.
C6H6, दिस इज बेंजीन। अब मान लेते हैं ये बेंजीन के साथ मैं कुछ अटैच कर रहा हूं, लेट्स से CH2OH। नाउ one bond of benzene is used to attach with this carbon. So that means अब बेंजीन के पास रह गए C6H5 ये स्ट्रक्चर, and hence now it becomes a group which is known as the phenyl group. ठीक है, it becomes the phenyl group. ठीक है, phenol नहीं, phenol is a different structure. This becomes the phenyl group. This entire thing was benzene up till here. कुछ और मैंने ग्रुप अटैच कर दिया, then the benzene ring is known as phenyl group. बहुत आपने नॉमेनक्लेचर में इसको यूज किया होगा। ठीक है, कोई भी चीज जब एक बॉन्ड किसी और के साथ बनाती है then it becomes a group. कोई भी कंपाउंड जब एक बॉन्ड किसी और के साथ जुड़ता है, जब इंटर बॉन्ड बनता है, तब वो फिर ग्रुप बन जाता है, देन इट बिकम्स अ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि एल्काइल, अलाइल, जेमिनल, ये सारी बातें कहां से आती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि नाम कैसे लिखे जाते हैं, विसिनल क्या है, अलाइल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं अलाइल की। बहुत स्टूडेंट्स लंबे समय तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आपके पास दो डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक और एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, उस पर जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट्स से OH, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड के साथ नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला एडजेसेंट कार्बन पर जब फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तब हम उसे कहते हैं कि वो एक अलाइल स्ट्रक्चर है। अलाइल अल्कोहल कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं अलाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं, आप चाहे तो कुछ और बना सकते हैं। मान लीजिए C डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ C, लेट्स से CHO, ये भी एक अलाइल स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्डेड कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, दिस फॉर्म्स द अलाइल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स विसिनल की। विसिनल कम्स फ्रॉम द टर्म विसिनिटी। विसिनिटी मीन्स आस पड़ोस में, आसपास। जब दो साथ वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगे हों, दो साथ वाले पे लगे हों, बस जस्ट आस पड़ोस में रह रहे हों, तब इन्हें कहते हैं विसिनल। विनाइल नहीं, विनाइल में ये डबल बॉन्ड हो जाता है। विसिनल दो साथ वाले कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप, ये सेम भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हैलोजन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और तो आपका ये फिर विसिनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इट बिकम्स विसिनल, नॉट विनाइल। अब मैं आपको बताता हूं विनाइल क्या है। जैसे आप यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स में, विनाइल में आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसी में से एक कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है। पीवीसी में वो हैलोजन लगा होता है, क्लोरीन लगा होता है। देखिए, अलाइल में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन सिंगल बॉन्डेड, फंक्शनल ग्रुप अलाइल। विसिनल साइड बाय साइड साथ साथ वाले कार्बन विसिनिटी में, आस पड़ोस में, फंक्शनल ग्रुप्स विसिनल। डबली बॉन्डेड कार्बन, उनमें से किसी एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, इट इज नोन एज विनाइल स्ट्रक्चर। अब आता है स्टूडेंट्स जेमिनल। जेमिनल मीन्स आपके एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हों, विच कैन बी सेम ऑल्सो, तब ये जेमिनल कहलाता है। जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे हों, देन इट इज नोन एज जेमिनल स्ट्रक्चर। अलाइल, विसिनल, विनाइल एंड जेमिनल स्ट्रक्चर। बाकी फिनाइल और एल्काइल ग्रुप्स वगैरह कैसे होते हैं वो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे बेसिक चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके दिमाग में रहेगा,
ये स्ट्रक्चर्स आप समझ के रखेंगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में अब बताऊंगा कि हमारे इफेक्ट्स कैसे होते हैं, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और फिर उनके डिफरेंट इफेक्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।